हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। यूपी पीसीएस का जो मॉक टेस्ट का हम लोग सीरीज कर रहे हैं, उसका मॉक टेस्ट नंबर हम लोग 9 करने वाले हैं आज। चलिए शुरू करते हैं। आज के जो भी प्रश्न हैं वो क्या हैं? विज्ञान विशेष हैं। ठीक है, क्या है? विज्ञान विशेष है, मतलब कि सारे प्रश्न जो हैं विज्ञान पर आधारित हैं, जो कि यूपी पीसीएस के प्री में बहुत ही महत्व रखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, फायदोमीटर का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, फायदोमीटर का प्रयोग किस किस चीज़ को मापने के लिए किया जाता है? भूकंप को, बारिश को, समुद्र की गहराई को, या ध्वनि की तीव्रता को। तो फायदोमीटर का प्रयोग करते हैं समुद्र की गहराई को नापने के लिए। ठीक है, चलिए आगे कुछ जान लेते हैं इसके बारे में। फायदोमीटर जो होता है, अल्ट्रासाउंड तरंगों के माध्यम से पानी की गहराई या जलमग्न वस्तु की को निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला क्या है? एक उपकरण है। क्या करता है फायदोमीटर? कि समुद्र की गहराई को नापता है। ठीक है, या समुद्र के नीचे कोई पिंड है, ठीक है, उसको ये निर्धारित करता है कि यह कितनी दूरी पर जो है, ठीक है, जहाज से या समुद्र की सतह से कितनी दूरी पर है। तो फायदोमीटर ये काम करता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। थर्मोस्टेट जो है एक उपकरण है जो क्या करता है? ताप को नापता है, तापमान, ठीक है, को मापता है, या सिस्टम के तापमान को स्वचालित रूप से नियंत्रित करता है, या स्वचालित रूप से एक प्रणाली के दबाव को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो बताइए क्या करता है? तो जो दूसरा प्रश्न है उसका उत्तर जाएगा, हो जाएगा सी, यानी कि सिस्टम के तापमान को स्वचालित रूप से नियंत्रित करता है। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई सिस्टम है ये, ठीक है, अगर इसमें थर्मोस्टेट लगा हुआ है, थर्मोस्टेट लगा हुआ है, तो अगर इस सिस्टम का तापमान जो है कम होता है तो ये क्या करता है? अधिक कर देता है। और सिस्टम का तापमान अधिक होता है तो क्या कर देता है? ये कम कर देता है। मतलब क्या कर रहा है ये थर्मोस्टेट? इस सिस्टम के तापमान को क्या कर रहा है? स्वचालित रूप से नियंत्रित करता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। थर्मोस्टेट क्या है? एक उपकरण है जो स्वचालित रूप से तापमान को नियंत्रित करता है या तापमान को नियंत्रित करने के लिए किसी अन्य डिवाइस द्वारा उपयोग किया जाने वाला सिग्नल प्रदान करता है। ठीक है, इस चीज़ को हम देख ले चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करिए। एसर्शन क्या है, यानी कथन क्या है? यदि फ्रीजर में बर्फ जमा हो जाती है तो रेफ्रिजरेटर में कूलिंग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यदि फ्रीजर में बर्फ जमा हो जाती है तो रेफ्रिजरेशन के मतलब कि रेफ्रिजरेटर की कूलिंग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बर्फ उष्मा का कुचालक होता है। तो आपको बताना है कि ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का क्या है? सही व्याख्या कर रहा है, या ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए का सही व्याख्या कर रहा है। ए सत्य है या परंतु आर असत्य है, या ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो आपको बताना है क्या होगा इसमें। तो देखिए इसका उत्तर जो होगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, यानी कि जो फ्रीजर है उसमें बर्फ़ जमा हो जाती है तो रेफ्रिजरेटर पर के कूलिंग पर क्या पड़ता है? प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यानी कि उल्टा प्रभाव पड़ता है। रेफ्रिजरेशन जो है बहुत देर में होता है। ठीक है, और क्यों? इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि बर्फ़ जो है उष्मा का क्या होता है? कुचालक होता है। ठीक है, तो वह जो है हीट को सही तरीके से पहुंचने नहीं देता है। कहाँ पे? वस्तु तक। ठीक है, वस्तु तक जो है मतलब कि ठंड जो है पहुंच नहीं पाता, और जो है वस्तु जल्दी ठंडी नहीं हो पाती है। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों स्टेटमेंट सही है, और आर जो है ए का क्या कर रहा है? सही कारण बता रहा है। ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। रात्रि में वायु तेजी से चलती है तो ओस नहीं बनती, क्योंकि? ठीक है, अगर रात्रि में वायु जो है तेजी से चलती है तो ओस नहीं बनती है, ड्यू नहीं बनता है, ड्यू का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान दिए होंगे। अगर कभी रात में बहुत हवा तेज चल रही है तो जो है ड्यू का फॉर्मेशन नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है, इसलिए हवा में नमी हो जाती है, तापमान अधिक हो जाता है इसलिए, या आसमान साफ नहीं होता है इसलिए। ठीक है, तो क्या कारण है कि हवा अगर तेज चलती है रात में तो ओस नहीं बनती है? तो इसका सही कारण है वो है ए, यानी कि वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। और जो ड्यू बनती है वो वाष्पीकरण होकर जो है क्या बन जाती है? वाष्प में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए जो है हम लोगों को क्या नहीं दिखती है? ओस
उस रात नहीं दिखती है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। पानी में साधारण नमक मिलाने पर पानी का क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट और हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? ठीक है, यानी कि अगर किसी पानी में नमक को ऐड कर दिया जाए, मान लीजिए ये वाटर है, इस नॉर्मल वाटर है, इसमें हम लोग क्या कर दें, नमक को ऐड कर दें, तो इसके बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक और फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि हिमांक पर क्या अंतर पड़ेगा? दोनों बढ़ जाएंगे या दोनों कम हो जाएंगे, या क्रमशः जो है घटेगा या बढ़ेगा, या क्रमशः बढ़ता है या घटता है? क्रमशः का मतलब बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट जो है क्रम में इसकी बात हो रही है। तो देखिए इसका 5वें का उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि क्रमशः बढ़ेगा और घटेगा। यानी कि अगर पानी जो है, पानी में नमक मिला देते हैं, अगर पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है तो नमक मिलाने के बाद जो है 100 डिग्री से ऊपर पे उबलेगा। क्यों? अब ये डिपेंड करेगा कि आपने नमक कितना मिलाया है। उसी प्रकार अगर पानी में नमक मिला दिया है तो अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे ये जमता है तो अब जो है 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे आके जमेगा, यानी कि माइनस में जाके जमेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, नमक मिलाने के बाद ये काम होता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक टीवी रिमोट कंट्रोल यूनिट का उपयोग टीवी सेट को संचालित करने के लिए किया करता है? ठीक है, आप ध्यान देते होंगे कि मान लीजिए कि ये टीवी है, ठीक है, ये टीवी है और हम लोग यहाँ से रिमोट का प्रयोग करते हैं, तो क्या होता है, टीवी में कहीं चैनल चेंज हो जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, ये सब होने लगता है। तो ऐसा जो है बीच में कौन सी तरंग काम करती है उसकी बात हो रही है। प्रकाश की तरंग काम करती है कि ध्वनि की तरंग काम करती है कि माइक्रोवेव करती है कि इंफ्रारेड की तरंग काम करती है? तो 6वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि इंफ्रारेड तरंग, यानी कि इंफ्रारेड वेव। टीवी और रिमोट के बीच में जो है इंफ्रारेड वेव काम करती है, जिसकी वजह से जो है हम लोग क्या करते हैं, उसको संचालित कर पाते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? ठीक है, जो कृत्रिम उपग्रह है जो पृथ्वी से छोड़े जाते हैं उसमें विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? मान लीजिए वो भी एक क्या है, मशीन है और वो जो है बहुत दिनों तक रहता है आसमान में। जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, अंतरिक्ष में जो है, और ये उपग्रह हम लोग छोड़ दिए जो क्या करता है, घूमता रहता है पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह। अब जो है ये क्या करता है, किसकी वजह से जो है, इसमें भी तो क्या होंगे, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होंगे जो संचालित होते होंगे। तो किसके वजह से होते हैं, उनके पीछे एनर्जी का सोर्स क्या है, ऊर्जा का सोर्स क्या है? सौर सेल है या मिनी परमाणु रिएक्टर है या डायनेमो है या थर्मापाइल है? तो 7वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि सौर सेल है। ठीक है, इसके पीछे क्या है, सौर सेल लगा होता है। देखिए इसमें सोलर पैनल लगे होते हैं और सूर्य के सहायता से जो है ये जो है क्या करता है, अपनी एनर्जी बनाता रहता है। नहीं तो जो है क्या करते हैं, ये वर्षों वर्ष जो है ऊपर घूमते रहते हैं और इनको जो है एनर्जी का सोर्स कहाँ से मिलता है, ये सौर सेल के माध्यम से मिलता है, जो ऊर्जा कहाँ से बनाते हैं, सूर्य के प्रकाश से बनाते हैं। सौर सेल जो है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव द्वारा सूर्य ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। किसको परिवर्तित करता है? सौर ऊर्जा को इसमें परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, क्या जो सौर सेल होता है वो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव धातु की इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करता की क्षमता है जब उस पर प्रकाश पड़ता है। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव क्या है कि जब किसी धातु पर जो है प्रकाश पड़ता है तो उससे जो है इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, जो क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़े होंगे, चार्ज का जो है बहना तार में, वायर में, वही कहता क्या होता है, मतलब कि विद्युत होती है। माउस को डबल क्लिक करने के बाद सूचना इन्फॉर्मेशन जाती है। ठीक है, अगर माउस को डबल क्लिक करते हैं तो सूचना कहाँ पहुँच जाती है, डॉक्यूमेंट्स में, वीडियो कार्ड में, सीपीयू में, हार्ड ड्राइव में। तो माउस को अगर डबल क्लिक करते हैं, डबल क्लिक, तो जो है सूचना यानी कि इन्फॉर्मेशन सीपीयू में पहुँच जाती है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। हवाई जहाज का जो ब्लैक बॉक्स होता है, ठीक है, ब्लैक बॉक्स वो किस रंग का होता है? नाम तो ब्लैक बॉक्स है लेकिन होता किस रंग का है? सफ़ेद रंग का होता है कि लाल रंग का होता है कि काला रंग का होता है कि नारंगी रंग का होता है? तो ब्लैक बॉक्स से जो है कंफ्यूज मत हो जाएगा कि ब्लैक रंग का ही होता है। 9वें का उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि नारंगी, यानी कि ऑरेंज रंग का होता है हवाई जहाज का ब्लैक बॉक्स। ठीक है, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये।
ब्लैक बॉक्स वास्तव में नारंगी रंग से रंगे होते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दुर्घटना से पिघलने वाले मलबे में इसको खोजना आसान हो जाता है, ठीक है। अगर दुर्घटना से जो मलबा पिघलता है उसमें जो ब्लैक बॉक्स होता है यानी कि नारंगी रंग का होता है, उसको खोजना आसान हो जाता है, इसलिए उसको कलर भी कर देते हैं। यह एक फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है, ठीक है। फ्लाइट का डेटा रिकॉर्डर है कि फ्लाइट जो है किधर किधर गई है, और विमान के कॉकपिट में वॉइस रिकॉर्डर भी है, जो कॉकपिट में बातचीत हुई रहती है, ठीक है, कंट्रोल रूम से और ड्राइवर के बीच में, उसका इसमें रिकॉर्ड भी रहता है। यह हवाई दुर्घटना की स्थिति में अन्वेषक यानी कि जो जांच करता है, ठीक है, के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्या है, उपकरण है। जांचकर्ता जो है जब इसको पाया जाता है तो क्या करता है, आसानी से ये डिटेक्ट कर सकता है कि जो है दुर्घटना किस कारण से हुई है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। मीथेन जो है के वातावरण में मौजूद है। मीथेन किसके वातावरण में मौजूद है? चंद्रमा के, सूर्य के, मंगल के या बृहस्पति के? तो 10वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी यानी कि बृहस्पति के वातावरण में मीथेन मौजूद है, ठीक है। देखिए सारे प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, चाहे वो MPPCS में हो, उत्तराखंड PCS में, RAS में हो, IAS में हो, UP PCS में हो, कहीं ना कहीं विशेष रूप से पूछे गए हैं, ठीक है। और ऐसे प्रश्नों को मैं लाता हूं जो कि आने के जिनके प्रबल चांस हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बृहस्पति के वायुमंडल में मुख्य रूप से हीलियम गैस और हाइड्रोजन गैस के साथ पानी यानी कि अमोनिया, जलवाष्प, अमोनिया, मीथेन और अन्य कार्बन यौगिक की मात्रा होती है। तो हमको जो है मीथेन पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा बृहस्पति के वायुमंडल में मीथेन भी होता है। इसके साथ हीलियम और हाइड्रोजन जो है मुख्य रूप से होता है, जलवाष्प, अमोनिया, मीथेन और कार्बनिक यौगिक जो है थोड़ा थोड़ा मात्रा में भी मिलता है। देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है। श्रीहरिकोटा द्वीप के पास स्थित है, ठीक है। श्रीहरिकोटा द्वीप जो है जहाँ से लॉन्चिंग होती है रॉकेट्स वगैरह की, वह जो है किस द्वीप के पास स्थित है? चिल्का झील के पास, ठीक है, या पुलिकट झील के पास, या महानदी झील के पास, महानदी नदी के पास, या गोदावरी के मुख के पास? तो 11वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी यानी कि हरिकोटा द्वीप जो है वो पुलिकट झील के पास स्थित है। 12वां प्रश्न है क्रायोजेनिक इंजन का अंतिम अनुप्रयोग, ठीक है। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग कहाँ होता है? बस दी समझिए, कहाँ होता है? पनडुब्बी प्रमोदन यानी कि सबमरीन प्रपंचन में, या ठंड मुक्त रेफ्रिजरेटर में, ठीक है, या रॉकेट तकनीकी में यानी कि रॉकेट टेक्नोलॉजी में, ठीक है, अतिचालकता यानी कि सुपर कंडक्टिविटी में, या सुपर कंडक्टिविटी अनुसंधान में। मतलब कि कहने का मतलब है कि किसी खोज में अगर जो सुपर कंडक्टिविटी का प्रयोग हो रहा है तो उसमें प्रयोग होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी यानी कि रॉकेट तकनीक में जो है क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है। जो क्रायोजेनिक इंजन होता है उसका उपयोग जो है लगभग -150 डिग्री सेल्सियस पर भी के नीचे तापमान पर भी किया जा सकता है। देखिए और अंतरिक्ष में क्या होता है, तापमान बहुत ही कम होता है। अगर कोई इंजन ऐसा है जो कम तापमान पर काम नहीं करता है तो वह जो है अंतरिक्ष में सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए जो है क्रायोजेनिक इंजन को विशेष रूप से ऐसे तैयार किया जाता है कि वह जो है -150 डिग्री सेल्सियस पर भी काम कर सकता है। इसका फ्यूल क्या होता है? यह ऑक्सीडाइजर के रूप में तरल ऑक्सीजन को लेता है, और ईंधन के रूप में किसको लेता है? तरल हाइड्रोजन यानी कि लिक्विड हाइड्रोजन का उपयोग करता है। इसके जो ईंधन होते हैं वो लिक्विड ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है, लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 13 पे आते हैं। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था किस खोज के लिए, ठीक है, किस खोज के लिए जो है आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सापेक्षता के सिद्धांत के लिए यानी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए, या ब्राउनियन मोशन के लिए, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, या स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड के लिए? तो 13वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आइंस्टीन सर को क्या किया गया था? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो उन्हें फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए 1921 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था आइंस्टीन सर को। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 14 पे आते हैं। मधुमक्खी की भाषा को समझने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। देखिए ये IAS में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो मधुमक्खी की भाषा को समझने के लिए नोबेल पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया था? H.G. खुराना सर को, या KB फिश सर को, या जूलियन हक्सले सर को, या डोरोथी हॉजकिंसन सर को, ठीक है।
तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि केवी फ्रिस्क सर को मधुमक्खियों की भाषा समझने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्ष 1973 में इन्हें मनोविज्ञान या चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार मिला था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 15 पे आते हैं। धूमकेतु की पूंछ हमेशा इशारा करती है सूरज से दूर। जो धूमकेतु होती है यानी कि कॉमेट होती है, उसकी पूंछ हमेशा किधर होती है? सूरज से दूर होती है, सूर्य की ओर होती है, उत्तर पूर्व की ओर होती है या दक्षिण पूर्व की ओर होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 15 का हो जाएगा ए, यानी कि सूरज से दूर होती है। देखिए जो धूमकेतु होती है ये मान लीजिए कि सूर्य है, ठीक है, और ये कॉमेट जो है मान लीजिए कॉमेट जो है मान लीजिए कि इसका परिक्रमा कर रहा है, गलती से इसके रेंज में आ गया तो क्या होता है? वो जलने लगता है, ठीक है। और देखिए सूर्य के पास इतनी हीट होती है कि उससे एयर का ब्लो निकलता है, ठीक है। एयर की जो है क्या कहते हैं, एक तरह से बाउंडर निकलता है, ब्लो निकलता है। और जैसे ये जलने लगता है तो क्या होता है कि जो जलवाष्प होती है, राख होती है, वो पीछे की तरह इसके हीट से, इसके जो ब्लो से पीछे की तरह जो है ऐसे आने लगती है, ठीक है। तो जो सूरज से दूर होता है क्या होता है? जो पूंछ बनती है यानी कि जो भी राख बनती है, जलवाष्प बनता है, वो क्या होता है? पूंछ की तरह दिखाई देता है धूमकेतु का। तो वही जो है मतलब कि सूर्य से दूर दिखाई देता है या सूर्य से दूर हमेशा रहता है, कहने का मतलब ये होता है। तो इसके बारे में और कुछ जान लीजिए। धूमकेतु जो होता है बर्फ, गैस या धूल और कार्बनिक पदार्थों का थोड़ी मात्रा में से बनी छोटी आकाशीय पिंड होती है, जो हमारे सूर्य की क्या करती है? परिक्रमा करती है। और जब ये जलने लगती है तो जो है ये पूंछ की तरह उसकी जो भी राख हैं, जलवाष्प हैं, दिखाई देने लगते हैं। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।